देखो अपना चैप्टर चल रहा था जिसका टाइटल है कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, चैप्टर नंबर 3, 8th क्लास बायोलॉजी। ओके, इसमें हम पढ़ चुके थे कि वाइल्ड लाइफ क्या होता है, वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करने की जरूरत क्यों होती है। आज हम देखेंगे कि कुछ प्रोटेक्टेड एरिया जहाँ पे वाइल्ड लाइफ को कंजर्व किया जाता है। प्रोटेक्टेड एरिया मतलब कुछ ऐसे रीजन जिनके अंदर उन प्लांट्स और एनिमल्स को रखा जाता है और उसके द्वारा इन सारी वाइल्ड लाइफ को कंजर्व किया जाता है। अलग अलग रीजन को अलग अलग नाम से जाना जाता है, जैसे बायोस्फीयर रिजर्व्स होते हैं, नेशनल पार्क्स होते हैं, सेंचुरीज होती है। तो ये क्या क्या इनमें डिफरेंस है और क्यों इनको अलग अलग नाम से जाना जाता है, ये सारी चीज़ें आज अपन पढ़ने वाले हैं। ओके, हाँ, डाउट स्टार्ट में ही क्या डाउट है? सर मैं आज रीडिंग करूंगी, मैंने पिछले वाले चैप्टर में भी नहीं किया था। ओके, आप रीडिंग कर लेना जब मैं आपको बोलूँ तब, ठीक है। जब जब समझाने की बात आएगी तब रीडिंग की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। ओके, देखो जैसे मैंने आपको बताया कि वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करने के लिए इंडियन जो गवर्नमेंट है उन्होंने अलग अलग तरह से कुछ एरियाज को नोटिफाई कर रखा है। नोटिफाई का मतलब उनको अलग अलग कैटेगरी में उनको डिफाइन कर रखा है। जैसे कुछ होते हैं बायोस्फीयर रिजर्व्स, कुछ होते हैं नेशनल पार्क्स और कुछ होते हैं सेंचुरीज। क्या क्या डिफरेंस है तो एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले आता है बायोस्फीयर रिजर्व्स। तो अंजनी बेटे इसको रीड करो। Yes, sir. Biosphere reserves are multi-purpose protected areas to preserve the genetic diversity in representative ecosystem. Second, the main objective of biosphere reserves are: first, to conserve diversity and integrity of plants, animals, and microbes. Second, to promote research on ecological conservation and other environmental aspects. Third, to provide facilities for education, awareness, and training. Fourth, to promote sustainable management of the living resources. Third, the famous biosphere reserves of India are Nilgiri, Sundarbans, पांच मर्ची और मानस एटसेट्रा। ओके, देखो बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो एक तरह से सबसे बड़े रीजन को बोलते हैं बायोस्फीयर रिजर्व। जैसे अगर बायोस्फीयर रिजर्व इतना बड़ा रीजन है तो आपका नेशनल पार्क इसी में छोटा सा रीजन हो सकता है, इस तरह से। और इसी में और छोटा रीजन अगर मैं देखूं तो वो हो जाएगा क्या, सेंचुरीज। मतलब बड़ा जो रीजन होगा उसी में एक नेशनल पार्क भी हो सकता है, बहुत सारे नेशनल पार्क भी हो सकते हैं, या ऐसा भी हो सकता है कि उसमें कोई नेशनल पार्क ना हो। ओके, तो बायोस्फीयर रिजर्व बहुत बड़ा एरिया, उसके अंदर कोई नेशनल पार्क हो सकते हैं, ये भी हो सकता है कि वहाँ पे कोई नेशनल पार्क ना हो, लेकिन रीजन सबसे बड़ा किसका होता है, बायोस्फीयर रिजर्व का होता है। अगर इंडिया में देखें तो ऐसे अभी तक लगभग 18 के आसपास बायोस्फीयर रिजर्व जो है ये पूरे इंडिया में आपको देखने को मिलते हैं। क्या क्या है मेन ऑब्जेक्टिव, क्यों बनाया जाता है ऐसे बायोस्फीयर रिजर्व्स को? तो देखो, सबसे पहले टू कंजर्व डाइवर्सिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रोब्स। जितना बड़ा रीजन होगा उसमें उतने ही ज्यादा एनिमल्स, उतने ही ज्यादा प्लांट्स, उतने ज्यादा माइक्रोब्स वहां पे आराम से रह पाएंगे। तो सबसे पहला रीजन तो यही है कि इन सबको प्रोटेक्ट करना बायोस्फीयर रिजर्व का सबसे बड़ा एक मोटो होता है। उसके बाद प्रमोट रिसर्च ऑन इकोलॉजिकल कंजर्वेशन एंड अदर एनवायरमेंटल एस्पेक्ट्स। ऐसे रीजन जितने बड़े होते हैं ना, तो वहां पे क्या है कि क्लाइमेट का असर कितना हो रहा है या फिर आसपास में एनवायरमेंट कैसा है, तो उसकी स्टडी और रिसर्च के लिए ये जो रीजन होते हैं ये काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो यहाँ पे ऐसी रिसर्च होती रहती है। इकोलॉजिकल जो बैलेंस होता है उसको कैसे मेंटेन किया जाए, तो वो सारी रिसर्च के लिए ये ऐसे जो एरियाज हैं वो काम में आते हैं। उसके बाद प्रोवाइड फैसिलिटीज फॉर एजुकेशन, अवेयरनेस एंड ट्रेनिंग। बायोस्फीयर रिजर्व में जैसे नेशनल पार्क होते हैं, सेंचुरीज होती है, तो उनमें कैसे कंजर्व करेंगे, इसके लिए जो रिसर्च और ट्रेनिंग जो होती है वो ऐसे बायोस्फीयर रिजर्व में आराम से करवाई जा सकती है, क्योंकि एरिया काफी बड़ा है। तो वहाँ पे ऐसे रिसर्च के लिए कुछ जो मतलब कि कुछ रीजन ऐसे डिफाइन कर दिए जाते हैं जहाँ पे रिसर्च आप कर सकते हो। पूरे एरिया में नहीं, लेकिन उसी में कुछ रीजन ऐसा होगा, बायोस्फीयर रिजर्व का कोई पर्टिकुलर रीजन होगा, उसी में आप इस तरह के जो फैसिलिटी जो होती है एजुकेशन के लिए या फिर अवेयरनेस के लिए या फिर ट्रेनिंग के लिए आप उस एरिया को काम में ले सकते हो। नेक्स्ट है सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ द लिविंग रिसोर्सेज। देखो जितना बड़ा रीजन है तो उसमें जितने अलग अलग तरह के रिसोर्सेज हैं, तो उन रिसोर्सेज का भी एक तरह से किस तरह से आप यूटिलाइज कर पा रहे हो, मतलब किस तरह से उनको आप काम में लोगे फ्यूचर में, या फिर अभी किस तरह से उनको यूज कर रहे हो, तो ये सारा चीज आप बायोस्फीयर रिजर्व के द्वारा देख सकते हैं। और इसमें इन सब चीजों का मैनेजमेंट आराम से आप कर सकते हो। तो इसको बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। मतलब आपने एरिया भी प्रोटेक्ट कर दिया और उसमें आपने जो डेवलपमेंट एक्टिविटी है उसको भी आपने मतलब कंटिन्यू रखा। मतलब इससे वाइल्ड लाइफ का भी प्रोटेक्शन हो गया और डेवलपमेंट का जो एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि मतलब जो जरूरी होता है हर कंट्री के लिए, वो भी काम हो गया। तो बायोस्फीयर रिजर्व में इतना स्कोप होता है कि आप उसमें पर्टिकुलर रीजन को आप उसमें डेवलपमेंट के लिए रिजर्व कर सकते हो। ओके, यहाँ पे कुछ फेमस बायोस्फीयर रिजर्व्स के एग्जांपल हैं, जैसे कि नीलगिरी, सुंदरबंस और पंचमार्ही और मानस। ये क्या है, ये कुछ आपके बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं जो अलग अलग रीजन में आपको देखने को मिलते हैं। मैं आपको यहाँ पे एक मैप भी दिखाना चाहूंगा कि जिसमें बायोस्फीयर रिजर्व अपने इंडिया में टोटल 18 जो बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं, तो कोशिश करते हैं कि वो सारे आपको देखने को मिले। वेट ए मिनट।
ओके देखो, आपको इमेज दिख रही है? Yes, sir. Yes, sir. देखो टोटल इंडिया में 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं। इस तरह के 18 बायोस्फीयर रिजर्व अलग अलग स्टेट में आपको ये देखने को मिलते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि एक पर्टिकुलर स्टेट में हो, 2-3 स्टेट में मिला के भी ये बाउंड्री हो सकती है। जैसे अपन वेस्ट से देखें तो सबसे पहले गुजरात में देखो, गुजरात में रन ऑफ कच्छ, ग्रेट रन ऑफ कच्छ एक बायोस्फीयर रिजर्व है। अपने राजस्थान में ऐसा कोई बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है। इसके बाद में देखो उत्तराखंड में ये रहा नंदा देवी, उसके बाद में एमपी में पन्ना, और छत्तीसगढ़ और एमपी की ये बॉर्डर है, यहाँ पे अचानक मार एक बायोस्फीयर रिजर्व है। एमपी में ही एक और बायोस्फीयर रिजर्व है जिसका नाम है पांच मारी, जो कि अभी आपके एग्जाम्पल आया था, ठीक है। तो कहाँ पे है वो? एमपी में। इसके बाद में आता है सिक्किम में, सिक्किम में है एमपी में एक ही तो है, आपने तो बोला दो है। ये तो एक एमपी में देखो बेटा, एक तो पन्ना हो गया और एक पंचमारही एक दूसरा हो गया, और एक छत्तीसगढ़ और एमपी की बॉर्डर पे हो गया अचानक मार, जिसको अमरकंटक भी बोलते हैं। ओके, ये सर सिक्किम, अमरकंटक। हाँ सिक्किम में है कंचनजंगा। उसके बाद में आसाम में है मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, मानस नेशनल पार्क भी है, और मानस आपका बायोस्फीयर रिजर्व भी है। ओके, अरुणाचल प्रदेश में देखो ये रहा, यहाँ पे है दिहांग या फिर दिबांग। ओके, इसके बाद अरुणाचल प्रदेश में ही एक और है जिसको बोलते हैं डिब्रू साइखोवा, ये रहा। उसके बाद में वेस्ट बंगाल में आ जाते हैं, और वेस्ट बंगाल में जिसका नाम उसका नाम है सुंदरबन, आपके एग्जाम्पल में जो है। उसके बाद उड़ीसा में है जिसका नाम है सिमलीपाल। नेक्स्ट अब साउथ में देखते हैं, आंध्र प्रदेश में है एक शेषाचेलम। अच्छा, शेषाचेलम के बारे में आपको मैं बता दूं, आपने वो मूवी देखी होगी अभी जो आई थी, क्या नाम था उसका? अरे नाम था ना पुष्पा। हाँ पुष्पा, हाँ पुष्पा मूवी में जो फॉरेस्ट जो दिखाया गया था, जिसमें वो सैंडलवुड की एक तरह से स्मगलिंग करते हैं, तो वो कौन सा जगह थी? वो था शेषाचेलम। ओके, वो कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में है। उसके बाद में इन्होंने शूट किया था या फिर वैसे वो जहाँ पे जगह? और ओरिजिनल में वो जो स्टोरी बताई गई है वो शेषाचेलम फॉरेस्ट की बताई गई है। शूट पता नहीं कहाँ किया गया हो, लेकिन ओरिजिनल स्टोरी वो वहाँ की है। मतलब वहां से सैंडलवुड का ऐसे स्मगलिंग की जाती थी पहले। उसके बाद देखो कर्नाटक, केरला और तमिलनाडु, इन तीनों के बॉर्डर पे जो आता है उसका नाम है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। ओके, उसके बाद तमिलनाडु में आता है गल्फ ऑफ मन्नार, अंडमान में आता है ग्रेट निकोबार। ये सारे क्या है? बायोस्फीयर रिजर्व हैं। ओके, समझ में आ गया? टोटल ऐसे 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं। यस सर, समझ में आ गया। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। Yes, sir. देखो बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है कि इस तरह से एक बड़ा सा एरिया होता है। ये आपको बाहर वाला जो सर्किल दिख रहा है, ये है बायोस्फीयर रिजर्व का आउटर लाइन, मतलब पूरे सबसे बाहर वाली बॉर्डर बायोस्फीयर रिजर्व, इसी को बोलते हैं बायोस्फीयर रिजर्व। ओके, अब इसमें जो है अलग अलग तरह से इसको एरिया को अलग अलग तरह से बांटा जाता है। जैसे सबसे अंदर वाला जो पार्ट होता है ना, जिसको बोलते हैं कोर एरिया, ये जो जैसे मान के चलो जैसे नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है, तो ये पूरा तो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है। अब इसमें एक कोर एरिया होगा, इसमें कोर एरिया होगा। उस कोर एरिया में ना तो किसी को जाने की अनुमति होती है, और ना ही वहां पे कोई डेवलपमेंट की एक्टिविटी आप कर सकते हो। कुछ भी करने की यहाँ पे ह्यूमन इंटरफेरेंस बिल्कुल, यहाँ पे ह्यूमन इंटरफेरेंस बिल्कुल जीरो होता है यहाँ पे ह्यूमन, क्योंकि ये ऐसा एरिया होता है जो कि पर्टिकुलर जानवरों के लिए और प्लांट्स के लिए एक तरह से रिजर्व होता है, कि यहाँ पे वो जानवर और वो प्लांट्स रहते हैं जो कि एक तरह से जिनको बहुत ज्यादा प्रोटेक्शन की जरूरत होती है। तो इसलिए उनके घर को एक तरह से सुरक्षा मिले, वो घबराए नहीं, वो डरे नहीं, इसीलिए ये कोर एरिया जो है इसको रखा जाता है। ठीक है, तो ये हो गया कोर एरिया। उसके बाद कोर एरिया के जस्ट बाहर वाला जो एरिया होता है उसको बोलते हैं बफर जोन। ये जो देखो ये जोन, ये जो बफर जोन होता है ना, इसमें कुछ ट्राइब्स को जाने की अनुमति होती है, कुछ ट्राइब्स को यहाँ पे रहने की अनुमति होती है। बफर जोन जो होता है ना, उसमें ह्यूमन इंटरफेरेंस सिर्फ इतना होता है कि यहाँ पे कुछ ट्राइब्स वगैरह रह सकती है। ओके, उसके बाद में सबसे आउटर जोन जिसको बोलते हैं ट्रांजिशन जोन, ये सबसे आउटर जोन, इसमें बाहर से लोग जा सकते हैं, यहाँ से मतलब कि लकड़ी वगैरह भी ला सकते हैं, डेवलपमेंट एक्टिविटी भी यहाँ पे कर सकते हैं, जैसे कि कोई रोड अगर बनाना हो या कोई माइंस अगर बनाना हो, तो ये सारी चीजें क्या है ट्रांजिशन जोन में आपको देखने को मिलती है। टोटल मिला के क्या है बायोस्फीयर रिजर्व। तो ये 3 अलग अलग जोन में डिवाइड रहता है हर बायोस्फीयर रिजर्व। ओके, द फर्स्ट पार्ट इज कॉल्ड कोर जोन। This zone is strongly protected for the conservation of biological diversity. No human activity is permitted in this zone. मैंने बताया ना, कोई ह्यूमन एक्टिविटी कोर जोन में आप परफॉर्म नहीं कर सकते। सेकंड पार्ट जो है उसको बोलते हैं बफर जोन। These zones surrounded the core zones and provide a space for environmental research, recreation and tourism. Thus limited human activity is allowed. लिमिटेड का मतलब यहाँ पे परमिशन से ही लोग जा सकते हैं, ऐसे नहीं कि मुंह उठाए और चले गए घूमने के लिए, ऐसे नहीं जा सकते। लास्ट जो है उसको बोलते हैं ट्रांजिशन जोन। ए ट्रांजिशन जोन इज ए लोकल कम्युनिटीज that have a hand in managing the resources of the area, though farming, fishery
and other non-governmental activities, human activities such as tourism, education and trainings are allowed. तो बफर जोन में जा सकते हैं और ट्रांजिशन जोन में ह्यूमंस जा सकते हैं। इसके अलावा कोर जोन में कोई नहीं जा सकता। इसमें ओनली जो एनिमल्स और प्लांट्स है उसके लिए रिजर्व रखा जाता है। ओके, द बायोस्फीयर रिजर्व्स may also contains other protected areas like Panchmari Biosphere Reserves consist of one national park named Satpura and two wildlife sanctuaries named Bori and Panchmarhi। मैंने अभी बताया था आपको कि बायोस्फीयर रिजर्व जो होता है, जैसे कि ये बायोस्फीयर रिजर्व है, अब इस बायोस्फीयर रिजर्व में हो सकता है कि कोई इतना सा रीजन काट के और उसको नेशनल पार्क बना दे। ओके, या फिर इस रीजन में कुछ इतना सा पार्ट काट के इसको सेंचुरी बना दे, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बना दे। ओके, तो इस तरह से एक बायोस्फीयर रिजर्व में इस तरह की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क हो सकते हैं। जैसे एग्जांपल है कि जो पंचमार्ही जो एक बायोस्फीयर रिजर्व है जो कि एमपी में है, उसमें एक तो क्या है नेशनल पार्क है जिसका नाम क्या है सतपुरा नेशनल पार्क, और दो उसमें वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है जैसे बोरी और पंचमार्ही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ओके, तो ये एक बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर ही होती है, कंफ्यूज नहीं होना। उसके बाद में नाम आता है जिसको बोलते हैं नेशनल पार्क, जो बायोस्फीयर रिजर्व से छोटा एरिया होता है। तो इसको रीड करेगी आश्वी। National parks. National parks is an area which is strictly reserved for the protection of wildlife. National parks preserve flora, fauna, landscapes, and historic objects of an area. Activities like grazing and cultivation are not allowed in national parks. National park is the first reserve forest of India. Example: Kaziranga National Park, Assam; Gir National Park, Gujarat; Ranthambore National Park, Rajasthan, etc. ओके, देखो डिफरेंट टाइप के नेशनल पार्क अपने को पूरे इंडिया में देखने को मिलते हैं। नेशनल पार्क भी कुछ ऐसा ही रीजन होता है जैसे बायोस्फीयर रिजर्व होता है ना, इसमें भी कुछ स्ट्रिक्टली कुछ रिजर्व एरिया हो सकता है जिसमें ओनली वाइल्ड लाइफ के लिए वो एक तरह रिजर्व रखा जा सकता है, और कुछ ऐसा एरिया हो सकता है जिसमें लोगों को जाने की परमिशन हो, घूम के आके मतलब देख के आने की वहां पे परमिशन हो। तो इसमें भी ऐसे कोर एरिया होगा, उसके बाद बफर एरिया होगा और उसके बाद ट्रांजिशन एरिया होगा। नेशनल पार्क का भी इसी तरह से रूल होता है। नेशनल पार्क रिजर्व्स फ्लोरा, फोना, लैंडस्केप एंड हिस्टोरिकल ऑब्जेक्ट्स। तो इसमें ये सारी चीजों को रिजर्व रखा जाता है। एक्टिविटीज लाइक ग्रेजिंग एंड कल्टीवेशन आर नॉट अलाउड इन नेशनल पार्क। ना तो वहां पे पशुओं को चरने के लिए छोड़ा जा सकता है और ना ही वहां पे कोई कल्टीवेशन किया जा सकता है। तो ये कुछ रीजन होते हैं जिसमें इस तरह के जो प्लांट्स और एनिमल्स है इनको प्रोटेक्ट किया जाता है। जैसे सतपुरा नेशनल पार्क इज द फर्स्ट रिजर्व फॉरेस्ट ऑफ इंडिया। सतपुरा ऐसा नेशनल पार्क था जिसको सबसे पहले इस तरह से रिजर्व फॉरेस्ट के रूप में नोटिफाई किया गया था। इसके अलावा कौन कौन से नेशनल पार्क हैं, जैसे काजीरंगा नेशनल पार्क जो असम में है, गिर नेशनल पार्क जो कि गुजरात में है, रणथंभौर नेशनल पार्क जो कि राजस्थान में है। ओके, एक बार मैं चाहूंगा कि आप इसका भी एक मैप जो है उसको एक्सरसाइज करो। वेट ए मिनट। ओके, देखो अभी अपने इंडिया में लगभग 106 नेशनल पार्क है टोटल, और ये जो नंबर है ये डायरेक्ट मतलब बढ़ता जाता है। हर साल कुछ ना कुछ नेशनल पार्क जो है उनको इस तरह से नोटिफाई किया जाता है। अलग अलग नेशनल पार्क जो है वो बनाए जाते हैं। अलग अलग स्टेट के हिसाब से यहाँ पे लिस्ट बनाई गई है। मैं अगर सबके नाम बोलने लगा तो आपको शायद हो सकता है कि पूरा टाइम लग जाए, लेकिन फिर भी जो इंपॉर्टेंट जो नेशनल पार्क है उनको देख लो आप। जैसे अपना जो लद्दाख जो जोन है, लद्दाख जो यूनियन टेरिटरी है उसमें है हेमिस नेशनल पार्क, और उसके अलावा जो जम्मू और कश्मीर जो रीजन है उसमें है 2-3 मतलब टोटल 4 नेशनल पार्क हैं उसमें। जैसे सलीम अली नेशनल पार्क है, और दाचीगम नेशनल पार्क, काजीनाग नेशनल पार्क, किश्तवाड़ हाई एल्टीट्यूड नेशनल पार्क। ये सारे क्या हैं नेशनल पार्क्स के नाम हैं। उसके अलावा फिर उत्तराखंड में देखें, उत्तराखंड में इंपोर्टेंट नेशनल पार्क्स हैं जैसे कि ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, इंदर किला, खीर गंगा, पिन सर, ये वैली। तो हिमाचल प्रदेश का है ना? हिमाचल प्रदेश का नहीं है, उत्तराखंड का है। वेट ए मिनट, सर उत्तराखंड का थी। वेट ए मिनट, ये उत्तराखंड का नहीं है, हिमाचल प्रदेश का है। ओके, ये हिमाचल सर। प्रदेश का नेशनल पार्क है, पिन वैली नेशनल पार्क और शेर जंग सिम्बालाबार नेशनल पार्क। ठीक है, तो उत्तराखंड का देखो ये रहा, ये इधर जो 6 नेशनल पार्क है ये उत्तराखंड के हैं। जैसे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, गंगोत्री, गोविंद, नंदा देवी, राजाजी, वैली ऑफ फ्लावर, ये सारे किसमें हैं उत्तराखंड में है। उसके बाद यूपी में है दुधवा नेशनल पार्क। इसके अलावा बिहार में है वाल्मीकि नेशनल पार्क। ओके, तो यूपी में 1 नेशनल पार्क, बिहार में 1 नेशनल पार्क, हरियाणा में 2 हैं, कालेश्वर और सुल्तानपुर। अपने राजस्थान में ऐसे 5 नेशनल पार्क हैं, डेजर्ट नेशनल पार्क, केलादेव घाना नेशनल पार्क, मुकुंदरा हिल जो कि कोटा के आसपास में है, रणथंभौर नेशनल पार्क और सरिस्का नेशनल पार्क। इस तरह से अपने राजस्थान में 5 नेशनल पार्क हैं। झारखंड में 1 है जिसका नाम है बेतला नेशनल पार्क। गुजरात में इस तरह के 4 नेशनल पार्क हैं,
और एमपी में सबसे ज्यादा नेशनल पार्क 11 नेशनल पार्क है। देखो ये रहा, एमपी में 11 नेशनल पार्क, नाम इधर दिए हुए हैं। मैं एक काम करूंगा कि ये लिस्ट आपको अपने ग्रुप में सेंड कर दूंगा, आपको इन सारे का आपको एक बार देख लेना है कि कौन सा नेशनल पार्क कौन से स्टेट में आता है। ओके, और पर्टिकुलर ऐसा नहीं है कि वो उसी स्टेट में आए, कोई बॉर्डर भी बना सकता है कि मतलब सेम नेशनल पार्क 2 स्टेट में भी काउंट कर सकते हैं। जैसे नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व जो है उसमें बहुत सारे नेशनल पार्क है, जैसे नीलगिरी नेशनल पार्क है जो कि कर्नाटका में भी आता है, तमिलनाडु की बॉर्डर पे भी आता है, केरला की बॉर्डर भी उसको टच करता है। तो ये बहुत सारे नेशनल पार्क है, टोटल 106 यहाँ पे नेशनल पार्क यहाँ पे दिए हुए हैं। ये लिस्ट जो है आगे से आगे बढ़ती जाती है। ओके, आया समझ में? Yes, sir. हाँ, डाउट पूछो भाई। सर टोटल अपने इंडिया में 160, और आपने जो बताया कि राजस्थान के अंदर लिखता है और यूपी के अंदर वो दुधवा तो हाँ। सर वो एक ही है, जैसे यूपी के अंदर अपने 5, यूपी के अंदर सिर्फ एक। हाँ, यूपी में सिर्फ 1 है, अपने यहाँ पे 5 है, ऐसे एमपी में 11 है। ओके, अब देखो, अब देखते हैं सेंचुरीज। जैसे बायोस्फीयर रिजर्व था सबसे बड़ा एरिया, उससे छोटा एरिया क्या था? नेशनल पार्क। अब देखो नेशनल पार्क, कई नेशनल पार्क ऐसे हैं जिनको पर्टिकुलर स्पीसीज के लिए नोटिफाई कर दिया जाता है। जैसे टाइगर के लिए टाइगर रिजर्व बना दिया कोई नेशनल पार्क है, तो उसको टाइगर का कंजर्वेशन के लिए उसको पर्टिकुलर नेशनल पार्क भी बना सकते हैं और उसको पर्टिकुलर उस एनिमल के लिए भी रिजर्व कर सकते हैं। जैसे टाइगर रिजर्व होते हैं, एलिफेंट रिजर्व होते हैं, ऐसे क्रोकोडाइल रिजर्व होते हैं, अलग अलग स्पीसीज के अलग अलग रिजर्व भी हो सकते हैं। ठीक है, तो वो रिजर्व जो है वो छोटा एरिया होगा, नेशनल पार्क थोड़ा बड़ा एरिया होगा। जैसे रणथंबोर नेशनल पार्क भी है और रणथंबोर टाइगर रिजर्व भी है। ओके, इस तरह से भी हो सकता है। सबसे जो छोटा एरिया होता है उसको बोलते हैं सेंचुरीज। अब सेंचुरी जो है अपने इंडिया में बहुत सारी है, अपने इंडिया में हंड्रेड्स ऑफ सेंचुरीज आपको देखने को मिलती है, लगभग 500 से लेके लगभग मेरे हिसाब से लगभग 600 के आसपास सेंचुरीज हैं। अभी मैं आपको लिस्ट दिखा दूंगा। तो सेंचुरीज क्या है? वैसे ही छोटे छोटे रीजन है जिसमें पर्टिकुलर प्लांट और स्पीसीज को प्रोटेक्ट किया जाता है। इसको रीड करेगी तनु। यस सर। Centuries. In a century, protection is given only to the animals, fauna. Activities such as harvesting of timber and collection of minor forest products are allowed so long as when these activities do not interfere with the well-being of animals. Here, animals are protected from any disturbance to them and their habitats. The famous sanctuaries are Periyar Sanctuary, Kerala, for elephant, Bharatpur Bird Sanctuary, Rajasthan, for migratory birds, especially Serembian crane. ओके, देखो जो सेंचुरीज है ये एक्चुअल में एनिमल्स के लिए रिजर्व होती है। इसमें क्या है कि पर्टिकुलर एनिमल को बचाने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए इसको नोटिफाई किया जाता है। ओके, एक्टिविटीज सच एज हार्वेस्टिंग ऑफ टिम्बर एंड कलेक्शन ऑफ माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स आर अलाउड so long as when these activities do not interfere with the well being of animals। जैसे पर्टिकुलर एनिमल के लिए एक पर्टिकुलर सेंचुरी बना दी, जैसे आपने नाम सुना होगा नाहरगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अब उसमें क्या है कि पर्टिकुलर जो नाहरगढ़ के वो जो हिली रीजन है उसमें जो एनिमल्स रहते हैं उनको प्रोटेक्ट करने के, जैसे लेपर्ड्स रहते हैं वहाँ पे, तो लेपर्ड्स को प्रोटेक्ट करने के लिए वहाँ पे बनाया गया है उसको। यहाँ पे क्या है, लोग जो है उनकी एक्टिविटी को परमिट किया जाता है। जैसे आसपास के जो लोग हैं वहाँ पे जाएंगे, टिम्बर को जैसे जो प्लांट्स है, जो टूटे हुए प्लांट्स है, तो वहाँ से टिम्बर्स को उठा के लेके आएंगे। तो ऐसी एक्टिविटी जो माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स हैं उनको लेने के लिए या फिर उनको यूज करने के लिए ऐसी एक्टिविटी को यहाँ पे अलाउ किया जाता है। लेकिन एक शर्त है कि इससे एनिमल्स को कोई नुकसान ना पहुंचे। हियर एनिमल्स आर प्रोटेक्टेड। लकड़ियाँ ही ना। हाँ, लकड़ी। हियर एनिमल्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम एनी डिस्टर्बेंस टू देम एंड देयर हैबिटेट्स। यहाँ पे रहने वाले एनिमल्स को कोई डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए ऐसी एक्टिविटी से, और उनका एक तरह से जो एनिमल्स का जो घर है उसको भी कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। फेमस जो सेंचुरीज हैं जैसे कि पेरियार सेंचुरी जो कि केरला में है, इसको एलिफेंट के लिए रिजर्व किया गया है। भरतपुर वाइल्ड लाइफ, भरतपुर जो बर्ड सेंचुरी है उसको पर्टिकुलर बर्ड्स के लिए नोटिफाई किया गया है। जहाँ पे क्या है कि माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं, बाहर देश से जो बर्ड्स आते हैं पर्टिकुलर एक सीजन में आते हैं, यहाँ पे रहते हैं, यहाँ पे थोड़े दिन के लिए रुकते हैं और फिर वापस चले जाते हैं। तो इस तरह के कुछ बर्ड्स है, जिसका एक बर्ड का नाम है साइबेरियन क्रेन। ये साइबेरियन क्रेन जो है रसिया से आता है और यहाँ पे रहता है कुछ टाइम के लिए, फिर वापस चले जाते हैं। तो इस तरह की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को पर्टिकुलर एनिमल के लिए रिजर्व किया जाता है। अपने इंडिया में लगभग 565 के आसपास ऐसी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आपको देखने को मिलती है। ओके, इसका मैं लिस्ट नहीं दूंगा क्योंकि ये बहुत बड़ी लिस्ट है, आपको ग्रुप में इसकी लिस्ट आपको मिल जाएगी। ठीक है, ओके। आगे देखो फ्लोरा और फोना। अभी अपन ने देख लिया कि प्रोटेक्टेड एरिया हो गए। अब इन प्रोटेक्टेड एरिया में किसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं उन्हीं के बारे में देखेंगे। जैसे फ्लोरा और फोना को प्रोटेक्ट किया जाता है, तो कौन कौन से ऐसे फ्लोरा फोना है जिनको प्रोटेक्ट किया जाता है?
तो इसको रीड करेगी सौम्या। First, the plant species present in the particular area is known as flora of the area. Example, mango and jamun, etc. Second, the animal species present at the particular area constitute the fauna. Example, dog and wolf, etc. of the area. Third, flora is basically the plant life that is present in the particular region or habitat or at a particular time. And fauna is the animal life that is present in a particular region or habitat at a particular time. ओके देखो, फ्लोरा और फोना में अलग अलग तरह की स्पीसीज हो सकती है। जैसे जो फ्लोरा है उसमें जितने भी तरह की जो प्लांट्स है उन सबको अपन देखते हैं फ्लोरा में, ठीक है। जैसे मैंगो, जामुन, ये सारे क्या है, ट्रीज की स्पीसीज है। तो जितने भी ट्रीज की स्पीसीज, प्लांट्स की स्पीसीज, उनको क्या बोलेंगे, फ्लोरा। ओके, और उनको प्रोटेक्ट करने के लिए इस तरह की प्रोटेक्टेड एरिया नोटिफाई किए जाते हैं। फोना में जितने भी एनिमल्स हैं उन सारे को आप देखते हो किसमें, फोना में। जैसे डॉग, वुल्फ, टाइगर, एलिफेंट, ये सारे किसमें देखते हो आप, फोना में। फ्लोरा इज बेसिकली द प्लांट लाइफ that is present in a particular region or habitat or at a particular time, and fauna is an animal life and is present in a particular region and habitat or at a particular time. मैंने बताया आपको कि फ्लोरा क्या होगा, एक पर्टिकुलर रीजन होगा और उसमें जो स्पीसीज होगी ट्रीज की या प्लांट्स की स्पीसीज, उसको आप बोलोगे क्या, फ्लोरा स्पीसीज। और ऐसे ही कोई पर्टिकुलर एरिया होगा जिसमें पर्टिकुलर कौन होंगे, कुछ एनिमल्स होंगे, तो उनको बोलेंगे क्या, फोना स्पीसीज। ओके, अभी देखो मैं बार बार में बोल रहा हूँ स्पीसीज, तो स्पीसीज क्या होती है, स्पीसीज देखो एक पूरी फैमिली होती है। जैसे अगर मैं बोलूं एलिफेंट, एलिफेंट क्या है, एक स्पीसीज। अब उसमें एलिफेंट जैसे कि छोटा, बड़ा, मोटा, जैसा भी एलिफेंट है वो सारे क्या होंगे, एलिफेंट की एक पूरी स्पीसीज होगी, ठीक है। जैसे ह्यूमन क्या है, ह्यूमन एक स्पीसीज है। ह्यूमन क्या है बेटा, एक स्पीसीज है। अब इसमें महिलाएं भी आ गई, पुरुष भी आ गए, बच्चे भी आ गए, सारे आ गए। जैसे ह्यूमन एक स्पीसीज है, वैसे ही एलिफेंट एक स्पीसीज है, ऐसे ही टाइगर एक स्पीसीज है। जितने तरह के टाइगर वो सारे किस में आ जाएंगे, स्पीसीज में। अब स्पीसीज में भी जो है दो तरह से इनको अलग अलग तरह से अपन पढ़ सकते हैं। तो स्पीसीज के बारे में आपको कल पढ़ाया जाएगा, कल आपको बताया जाएगा कि स्पीसीज में भी अलग अलग टाइप की स्पीसीज कैसे होती है, कैसे इनको गवर्नमेंट जो है अलग अलग तरह से नोटिफाई करती है, जिससे कि इनका प्रोटेक्शन लेवल अलग अलग होता है। जैसे कुछ स्पीसीज होती है जिनको इस प्रोटेक्शन की इतनी जरूरत नहीं होती है, लेकिन कुछ स्पीसीज ऐसी होती है उनको प्रोटेक्शन की जरूरत होती है। ओके, ये रीजन के ऊपर डिपेंड करता है और उनकी पॉपुलेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि पर्टिकुलर रीजन में पॉपुलेशन कितनी है। ओके, तो इसके बारे में कल पढ़ेंगे।